तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कशन किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 हमारा कंप्लीट हो चुका, और 13 के भीतर जो उसके डिविजन्स में हम लोगों ने बाकी कुछ केसेस पढ़े थे, टोटल 5 केसेस पढ़े थे, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। आज की क्लास में इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और वहीं से आगे हम लोग जर्नी को स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेकर, पूछिएगा। साइड बाय साइड में YT पे जो है प्रीवियस वीडियोस डालता रह रहा हूँ, तो एज अ रिवीजन आप लोग उसको भी फास्ट तरीके से बिल्कुल देख सकते हैं उसमें, ठीक है, तो जो आप लोगों को जो है काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो अब आ जाइए, आज के लिए हम लोग नए आर्टिकल्स में जो शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, ठीक है। सभी लोगों को जो है ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 की जहाँ बात करेंगे, पहले एक चीज़ समझना, हमारे पास में हमने प्रीवियस क्लास में ये जाना था कि हमारे पास में जो टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि जो हमारे पास कुल मूल अधिकार हैं, वर्तमान की बात करो तो टोटल फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट। उनमें सबसे पहला जो राइट था वो था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और ये जो समानता का अधिकार था ये स्टार्ट होता था कहाँ से? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। ये हमने जो है लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में जो है डिस्कशन किया था कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक हमारे मूल अधिकारों का पहला मूल अधिकार राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आज के लिए हेडिंग के रूप में आर्टिकल 14 लिखना, और जिसमें समानता की बात की गई, इक्वालिटी की बात की गई है, तो इसलिए आप लोगों ने हेडिंग के रूप में जो है इसमें डालना है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो शब्द समझना इसमें, जब भी आपसे कोई अनुच्छेद 14 के बारे में पूछेगा तो अनुच्छेद 14 में आपको दो चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होंगी, और वो दो चीज़ें क्या है कि अनुच्छेद 14 में दो बातें क्लियर की गई हैं। सबसे पहले लिखा गया है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हिंदी में यदि बात करें तो इसको ऐसे बनाना है, कानून या विधि, कानून और विधि एक ही शब्द है, कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समक्ष संरक्षण। दो चीज़ें इसमें याद रखना आप लोग, ठीक है, दो चीज़ें याद रखना। एक में लिखा है कि कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, और दूसरे में लिखा है कानून के समक्ष जो है संरक्षण भी होना चाहिए। अब ये समानता और संरक्षण में दोनों में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दो चीज़ें पहले ध्यान से समझ लीजिए कि अनुच्छेद 14 में लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको मैं अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। देखो, हमारे पास में जो दो कंसेप्ट हैं, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ की, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष पहले हम लोग समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसके समक्ष होना चाहिए? कानून। कानून को विधि शब्द भी लिखते हैं, तो विधि के समान या विधि के समक्ष जो है समानता होनी चाहिए। आप शब्द को देखिए जरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून बनाने से पहले ही सरकार इस बात को ध्यान में रखना कि सभी लोग एक समान। भारत देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, मैंने यहाँ पर सिटीजन शब्द यूज़ नहीं किया, यहाँ पर पर्सन शब्द यूज़ किया, एवरी पर्सन, ठीक है, नॉट एवरी सिटीजन। पहली चीज़ ये कंफ्यूज करते हैं, कई बार हमसे पूछ लेता है कि अनुच्छेद 14 जो है क्या सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है या विदेशियों के लिए भी है? तो ये विदेशियों के लिए भी है, ये भारत के नागरिकों के लिए भी है, दैट इज़ वाई पर्सन शब्द लिखा है, न बल्कि सिटीजन। पहले तो इस बात को हाईलाइट कर लेना। तो साफ साफ लिखा है कि राज्य जब भी कानून बनाएगी तो प्रत्येक व्यक्ति कह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी। अर्थात कि कानून बनाते समय किसी व्यक्ति का पद, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, किसी व्यक्ति की ख्याति समाज में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, कानून के नज़र में सब एक समान है।
अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून जो होता है वो हर एक व्यक्ति पर एक समान लागू होगा और ये सरकार का दायित्व होगा कि जब भी सरकार कोई कानून बनाए तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो है देश में रहने वाले सिटीजन या किसी भी पर्सन को आप जो है कानून के समक्ष असमानता नहीं दे सकते, आपको समान व्यवहार करना पड़ेगा। आसान भाषा में इसको समझते हैं, मेरी बात समझना ध्यान से। अब हमने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ, दो नाम मैं आपको बताता हूँ। चलिए मान लीजिए एक हमारे क्लास स्टूडेंट है, मान लीजिए रमन है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक प्रख्यात व्यक्ति हैं जिनका नाम सबने सुना है, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, सबने नाम सुना है। अब अगर अमिताभ बच्चन भी किसी का मर्डर कर लें तो उनको भी जेल की सज़ा या जो भी प्रावधान रहता है मर्डर का वही होगा, और अगर रमन किसी का मर्डर कर ले तो उनके लिए भी जो है सेम प्रावधान होगा। कहने का मतलब उस व्यक्ति का समाज में प्रतिष्ठा क्या है, ख्याति क्या है, सदी के महानायक क्यों है, ऐसा उनका विचार नहीं होगा, ना ही रमन का होगा। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आम जन व्यक्ति हो, चाहे वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, हर किसी के लिए एक बराबर का कानून होना चाहिए। कानून के नज़र में कोई भेदभाव नहीं कि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा क्या है। कहते हैं ना, जब कानून लागू होता है तो सबके लिए इक्वल होता है। चाहे वो हमारे अभी बीच में देखो एक बहुत जो है हमारी फीमेल रेसलर्स थी जो सड़कों पर जो है धरना दे रही थी बृजभूषण कुमार के खिलाफ में, राइट। अब उनके द्वारा अगर कहीं कानून को ब्रीच किया गया, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा इन्होंने कानून तोड़ा, अगर उनके द्वारा कहीं कानून का ब्रीच किया गया था तो उनको भी ठीक वैसे ही इक्वल ट्रीट किया गया है जैसे कि एक कॉमन मैन को, एक सामान्य व्यक्ति को करते हैं। तो वहाँ पर हो क्या रहा है वास्तव में, हालांकि वो प्रतिष्ठित है, उन्होंने देश के लिए, जो देश के गौरव बढ़ाने के लिए इतने सारे मेडल्स लाए, इतना सारा काम किया है, लेकिन कानून जो है उनके लिए भी सेम था और कानून बाकी प्रोटेस्टर्स के लिए भी सेम था। तो वो उस समय जो है ऐसा प्रोटेस्टर्स जो जा रहे थे उन सब के लिए एक जैसा कानून था। तो इसीलिए अनुच्छेद हमेशा याद रखना 14 कहता है कि जब कभी सरकार कोई कानून बनाएगी तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान प्रकार का कानून होना चाहिए, मतलब कानून बनाने या विधि के चलते किसी व्यक्ति से असमानता ना हो। ये पहला शब्द बताया मैंने जिसमें लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक और चीज़ समझना, ये जो कॉन्सेप्ट आया था ना हमारे पास में इक्वालिटी बिफोर लॉ का, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ब्रिटिश से। आप लोग को बता दो कि ब्रिटेन के एक जो है प्रोफेसर थे, ब्रिटेन के जो है प्रोफेसर हैं जिनका नाम क्या है, दैट इज प्रोफेसर डाइसी, प्रोफेसर डाइसी। तो प्रोफेसर डाइसी जो हैं, डाइसी, इनके द्वारा पहली बार जो है इस कंसेप्ट को दिया गया था, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था कि सबके लिए एक जैसा होना, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द याद रखना, रूल ऑफ लॉ, मतलब विधि का शासन होना चाहिए। जो इन्होंने सिद्धांत दिया है ना उसको आप लोग रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं। रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन। विधि के लिए सब एक समान है, विधि की नज़र में सब एक समान है, चाहे वो कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी के लिए कानून एक जैसा होगा। अगर मर्डर की सज़ा है तो सबके लिए एक है, अगर जो है रेप की सज़ा है सबके लिए एक है, अगर चोरी की सज़ा है तो सबके लिए एक है, मतलब सभी व्यक्ति पर समान कानून जो है लागू होने चाहिए। ये हमें कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये शब्द समझ में आया कि नहीं? स्क्रीन इतना फ्लिकरिंग क्यों कर रही है? आ जाए वापस, ठीक है। तो ये कानून की नज़र में सब लोग एक समान है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले कंसेप्ट को अभी मैं रोक रहा हूँ, इसके एक्सेप्शंस भी बता देता हूँ। हमने कह तो दिया कि कानून की नज़र में सब लोग एक समान है, लेकिन आप बोलेंगे कि हमारे देश के पहले नागरिक यानी कि देश के राष्ट्रपति और राज्यों के पहले नागरिक यानी कि राज्यपाल जो होते हैं उनको तो अधिकार अलग हैं, उनके लिए रूल ऑफ लॉ वहाँ पर काम नहीं करता, क्योंकि उनको जो है आप उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी सिविल या कोई भी जो है क्रिमिनल केस उनके ऊपर जो है प्रोसीड नहीं करवा सकते। तो ये क्या चीज़ है, अभी वापस आते हैं एक्सेप्शंस पे, पहले समझो। तो सिद्धांत नंबर पहला जो था इक्वालिटी बिफोर लॉ, आई रियली होप कि आप लोग समझ गए। दूसरा सिद्धांत इसमें क्या कहता है, दूसरा सिद्धांत इसमें कहता है दैट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो कहने का मतलब है कानून के समक्ष, कानून के समक्ष या कानून के समान संरक्षण। अब यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर प्रोटेक्शन या जो है यहाँ पर संरक्षण दे दिया। इस लाइन का तात्पर्य कुछ यूँ समझिए आप लोग कि असमानों के साथ असमान व्यवहार और समानों के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है। क्या समझे कि मैंने कहा कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल्स एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड एज अनइक्वल्स। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि यदि सरकारें चाहे तो कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष वर्ग के लिए कानून बनाते समय या कानून में कुछ कंसेशन, कुछ रियायतें दे सकती है, कुछ छूट प्रदान कर सकती है।
मतलब कानून जो है ना दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है, नॉट इंडिविजुअल्स, मतलब वहाँ पर मैं कैटेगरी अभी बता रहा हूँ कि इनके लिए, तो इनके लिए अलग अलग हो सकता है। इसका उदाहरण समझो, आप लोग ध्यान से समझो। मैंने कहा यहाँ कह रहा है कि कानून समानों के साथ समान, समानों के साथ समान तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार कर सकता है। कानून मतलब जो है इक्वल्स के लिए इक्वल्स और अनइक्वल्स के लिए अनइक्वल्स भी हो सकता है। यानी कि जो है यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि चार समाज के ऐसे वर्ग हैं, मैं अभी लिख रहा हूँ वहाँ पर, जैसे इसमें क्या आते हैं, इसमें सबसे पहले आते हैं वृद्ध, यानी कि जो क्या है वृद्ध है, बुजुर्ग जो व्यक्ति है, ठीक है। या यहाँ पर आते हैं बच्चे, चिल्ड्रन, या यहाँ पर आते हैं महिलाएं, या यहाँ पर आते हैं कौन, दिव्यांग, दिव्यांग डिसेबल्ड जो पर्सन्स होते हैं। अब यदि मान लो कि इनके लिए कानून अलग से बनाया जा रहा है, तो क्या वो कानून में भेदभाव है? नहीं, इसको तो हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। मतलब इनके लिए अलग कानून की व्यवस्था हो सकती है। अगर अभी भी समझना है तो एक और उदाहरण समझो। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो फुल एज का है, फुल कैपेसिटी का है, वेल माइंडेड है, ठीक है, अनसाउंड माइंड का नहीं है, 18, 20, 25, 30 साल का बालक है या जो भी अधिक उम्र का व्यक्ति है, वो किसी पर गोली चला दे और सामने वाले की डेथ हो जाए, तो ये क्या माना जाएगा? मर्डर माना जाएगा। अगर सेल्फ डिफेंस में नहीं कर रहा तो भाई मर्डर माना जाएगा, राइट। लेकिन ऑन द अदर साइड कोई 3-4 साल का बच्चा है जिसने गलती से अपने फादर की गन, मान लीजिए उसके पिताजी पुलिसमैन थे, अचानक गन निकाले और खेलते 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 उसके हाथ से जो है शूट हो गया और किसी सामने वाले की मृत्यु हो गई, तो क्या उस पर भी मर्डर का कानून लागू होगा? तो फिर यहाँ पर तो कानून अलग हो गया, क्योंकि भाई कानून जो है, अगर किसी 25 साल के व्यक्ति ने किसी को गोली मारी तो वो भी मर्डर केस है, 2-3 साल के बच्चे ने खेल खेल में किसी को जो है गोली मार दी तो वो भी हत्या हुई। तो क्या दोनों के लिए एक जैसा कानून हो? नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है ना वहाँ पर उसके, देख लीजिए कि आप लोग जो है इन्वायरमेंट कंडीशन देख लीजिए, बालक को तो नहीं पता ना कि अगर ट्रिगर दबा दूं तो ट्रिगर दबाने से शायद सामने वाले की मृत्यु हो सकती है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? कहने का तात्पर्य कि वहाँ पर क्या होगा कि कानून में असमानता हो सकती है कि भाई वो बालक के द्वारा ही जानबूझकर किया गया कृत्य नहीं होगा। तो ऐसे ही कहाँ आता है, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि वृद्ध व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, अब हर एग्जाम्पल हत्या पे मत लेकर चलना। मतलब कानून इनके लिए कुछ कंडीशंस में अलग हो सकते हैं, महिलाओं के लिए अलग हो सकते हैं, दिव्यांगजनों के लिए अलग हो सकते हैं, बच्चों के लिए अलग हो सकते हैं, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर कानून में भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग सकारात्मक भेदभाव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकेंगे। जबकि अनुच्छेद 14 ने कहा था कि हर एक व्यक्ति के साथ में कानून जो है बराबर से सहयोग करेगा, बराबरी से उनको ट्रीट करेगा। लेकिन बावजूद इसके हमने कहा कि कुछ क्या है, कुछ ऐसे हमारे पास में जो है वर्ग हैं जिनके साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। मतलब कानून में जो है इनको अलग से क्या दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है। और ये हमारे पास में अनुच्छेद 14 में लिखी गई बातें हैं। अभी तक जो बातें मैंने बताने का प्रयत्न किया है आर्टिकल 14 में, कोई कन्फ्यूज़न, कोई गड़बड़ किसी भी चीज़ का तो बता दीजिए जल्दी से। दक्ष आप सब लोग नहीं, ठीक है। लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है। बट ऑन दी अदर साइड जो है वहाँ पर क्या होंगे, अनलाइक्स जो है उनको अनलाइक्स तरीके से ट्रीट किया जा सकेगा। ये काफ़ी जो है मज़ेदार एक कंसेप्ट है। अब जैसे हमने कहा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटिश जो है कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक वैसे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, इस यूएसए से लिया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जा सकेगा। तो ये हमारे पास अनुच्छेद 14 में क्या डिफरेंसेस हैं, आर्टिकल 14 क्या कहता है, ये अभी तक का बात मेरे जो है आई होप कि आपको जो है क्लियर है। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई बात रह रही है, देन आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अगर ठीक है तो अब मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी से बताएं। चलिए अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा अपवाद के बारे में। अनुच्छेद 14 जो है उसने कह तो दिया कि सबके साथ समान तरीके से कानून क्या करेगा, समान तरीके से कानून लागू रहेगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी बताए मैंने। और एक्सेप्शंस में 2 लोगों का आप लोगों ने नाम जानना है। पहले है देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरे हैं राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल, देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल जो है ये सुरक्षा प्राप्त करते हैं, इनको सुरक्षा दी गई है, इनको जो है छूट दी गई है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इनको जो है
बाकियों की तरह इन पर कानून लागू ना होकर इनको कुछ जो है स्पेशल क्या दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला, दोनों के लिए इक्वल है, अलग अलग नहीं बताऊंगा, दोनों के लिए इक्वल चीज़ें। तो सबसे पहले क्या आता है कि अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य या लिए गए किसी भी निर्णय के लिए राज्यपाल को या देश के राष्ट्रपति को किसी भी कोर्ट में उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं माना जा सकता। एक बार फिर से दोहरा देता हूं इस लाइन को कि देश के राष्ट्रपति अथवा राज्यों के राज्यपाल के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए या उनके द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए किसी भी कोर्ट में जवाबदेह या उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल जो है नहीं माना जा सकता है। एक बार इस लाइन को जो है इंग्लिश में पढ़ ले रहा हूँ, ध्यान से समझना आप लोग कि यहाँ पर एक्सेप्शंस में क्या लिखा है। द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट for the exercise and performance of the power on duties of the of his office। मतलब उनके जो है पद पर रहते हुए अगर उन्होंने कोई कार्य किया है, कोई निर्णय लिया है, तो उसके लिए आप क्या नहीं कर सकते, आप उनके को जो है किसी कोर्ट में जवाबदेह नहीं मान सकते। पहली बात समझ में आई? श्योर। चलिए दूसरा देखिए, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मतलब इन पर किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपने कार्यकाल के दौरान देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के ऊपर किसी भी प्रकार से क्या नहीं किया जा सकता, आपराधिक मामलों की कार्यवाही यानी कि जो है दांडिक मामलों की कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो आप इन पर जो है आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट में, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, नो प्रोविजंस फॉर अरेस्ट। किसका? ऑब्वियस सी बात है, देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड राज्यपाल। मतलब अपने कार्यकाल के दौरान देश के राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपाल को किसी भी कृत्य के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वो देश के पहले नागरिक, आप देश के पहले नागरिक को जो है गिरफ्तार कैसे कर लोगे? तो इनको जो है इनके कार्यकाल के दौरान जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। आप इन पर किसी भी प्रकार का जो है ऐसा कोई कृत्य नहीं चला सकते, ना क्रिमिनल चला सकते ना कुछ। इसके अलावा नो सिविल प्रोसीडिंग्स। नो सिविल प्रोसीडिंग्स, आप इन पर किसी भी प्रकार का कोई जो है सिविल मामला, नागरिक मामला या कोई सिविल मामला जो होता है, ठीक है, ये सिविल मामला इन पर नहीं चला सकते। संपत्ति के डिस्प्यूट को लेकर, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को लेकर या कोई भी अदर जो मैटर होता है जो कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में काउंट नहीं होता, इन पर नहीं चलाया जा सकता। नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सन्स कैपेसिटी। आप इनके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का ऐसा चार्ज नहीं लगा सकते कि आप जो है सिविल केसेस के अंतर्गत या क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत या आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते और इनके द्वारा जो भी काम किए गए हैं इनके पद पर उसको जो है जवाबदेह या चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। ये ना लेंदी आर्टिकल्स हैं, मैं ध्यान से और आराम से बता रहा हूँ आपको कि अनुच्छेद 14 के भीतर साफ लिखा गया है कि कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून के समक्ष संरक्षण भी मिला है। वो विशेष परिस्थितियों में 4 वर्ग शामिल हो सकते हैं, वृद्ध जन उसमें आ सकते हैं, महिलाएं आ सकती हैं, बच्चे आ सकते हैं और दिव्यांग जन उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जब ये कह दिया कि व्यक्ति का पद प्रतिष्ठा भले ही कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे लॉ के अंतर्गत, लेकिन फिर भी इसका जो है क्या है, एक्सेप्शन है, देश के राष्ट्रपति और देश के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। क्या यहाँ तक की दोनों बातें श्योर बताओ आप लोग, कंप्लीट कि क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो ये हमारे पास में जो है एक्सेप्शंस के रूप में 2 चीजें आ गई हैं। हाँ, उसके लिए देखो क्या होगा। उसके लिए क्या है, जैसे मान ले आपने कहा कि राज्यपाल के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जो असंवैधानिक है,
जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। फॉर एग्जांपल वैसे तो भाई इतने बड़े पद पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल ही होता है, वो कोई ऐसा कृत्य करेगा नहीं, लेकिन कभी आरोप प्रत्यारोप के चलते कोई घोटाले मामले में कुछ हो जाता है तो सबसे पहला काम प्रेसिडेंट उनके पद से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बैठते हैं। तो अगर राज्यपाल कोई ऐसा कृत्य करेगा तो ऑब्वियस सी बातें जो है वो कहीं ना कहीं किसके रिप्रेजेंटेटिव है, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब देश के राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव है। तो राष्ट्रपति उनको निष्कासित कर देंगे और निष्कासन होने के बाद उन पर जो है प्रोसीडिंग्स को चलाया जा सकता है। उनके कार्यकाल के दौरान कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएगी। हमने इस बात को कहा है। रक्षा जवाब मिला या नहीं? ठीक है, और कोई किसी को डाउट है तो पूछिए। यस हाँ उसके बाद हो सकता है, आफ्टर दैट हो सकता है, बिल्कुल। कौन? हाँ कौन से मामले? दीवानी मामले जो होते हैं ना, उन केसेस में क्या होता है कि राष्ट्रपति को कम से कम 2 महीने पहले का आपको क्या देना है, पूर्व नोटिस पहुंचाना है। 2 महीने के नोटिस के बिना आप जो है उन पर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स जो है नहीं चला सकते हैं। तो सिविल प्रोसीडिंग्स चलाएंगे तो उसके लिए अर्ली जो है 2 मंथ्स का आपको नोटिफिकेशन कम से कम राष्ट्रपति तक पहुँचाना पड़ेगा, तब जाके जो है इनिशिएट किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये वहाँ पर एक प्रावधान किया गया है कि कम से कम 2 महीने पहले का पूर्व नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति, ताकि वो अपने आप को डिफेंड भी तो करे, तो व्यक्ति को डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। और किसी का कोई सवाल है? श्योर, पक्का, ऑल ऑफ यू? चलिए ठीक है। तो एक्सेप्शंस में एक्सेप्शन नंबर 1 जो आप लोगों ने लिखा है उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य अधिकार हैं जो कि सामान्य व्यक्ति को नहीं होंगे। यही अनुच्छेद 14 के क्या है उनके पास में एक्सेप्शंस के रूप में जाने जाते हैं। आप लोगों ने अगर आर्टिकल 361A के बारे में सुना है, अभी लिखना मत कोई भी, हाँ, आर्टिकल 361A जो है ना, एक्चुअली ये भी अनुच्छेद 14 का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं। ये पहले एक्सेप्शन के नंबर में हम लोगों ने क्या जाना था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या पावर्स है। एक्सेप्शन नंबर 2 में क्या जान रहे हैं कि अंडर आर्टिकल 361A, अब समझना, संसद के भीतर चल रही कोई भी जो है क्या है प्रोसीडिंग है, संसद के भीतर कोई भी कार्यवाही चल रही है और यदि उसका प्रकाशन किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति मतलब ऐसे नहीं आम व्यक्ति, मतलब किसी जर्नलिस्ट के द्वारा, किसी जो है पत्रकार व्यक्ति के द्वारा अगर पब्लिश किया जाता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। जबकि संसद के भीतर हो रही कार्रवाई को यदि कोई सामान्य व्यक्ति पब्लिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर किसको प्रोटेक्शन मिला है, किसको जो है कानून ने जो है थोड़ा सा छूट दी है, जो पत्रकार व्यक्ति हैं। तो अंडर आर्टिकल 361 का या 361A जो है उसमें साफ लिखा गया है, ध्यान से समझना, नो पर्सन शैल बी लायबल टू any civil or criminal proceedings in any court in respect of the publication in a newspaper or by radio or by the television of a substantially true report for any proceeding of either house of the parliament or either house of the legislature of the state। मतलब आप जो है संसद में या राज्य विधानसभाओं की अगर सच्ची घटनाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, चाहे वो टीवी पे प्रकाशन हो रहा है, चाहे वो रेडियो पे प्रकाशन हो रहा है, चाहे वो अखबार न्यूज़पेपर्स में प्रकाशन हो रहा है, और अगर वो सच्ची घटना पर आधारित है तो आप उनके खिलाफ कोई सिविल मामला या आप उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल मामला नहीं चला सकते। तो ये हर आम व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि ये जो मीडिया प्रभारी के जो लोग हैं ना, मीडिया व्यक्ति जो हैं, तो उनके लिए क्या है, ये अपने आप में एक क्या है सुविधा दी गई है। तो ये भी इसका एक एक्सेप्शंस के रूप में जाना जा सकता है। यहाँ भी बताओ, अगर ये भी क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओके, नाइस, ठीक है। 2 और समझिए। एक आता है इसमें अनुच्छेद 105 और एक आता है अनुच्छेद 194। आर्टिकल 105 जो है ये हमारा एक्सेप्शन नंबर 3 है और एक और एक्सेप्शन आएगा जो कि हमारा एक्सेप्शन नंबर 4 रहेगा। समझना ध्यान से, देखो अनुच्छेद 105 में लिखा गया है कि संसद के भीतर, ये शब्द जरा ध्यान से याद रखना, संसद के भीतर किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया वोट या किसी भी व्यक्ति के द्वारा संसद के भीतर बोली गई बातें, उसके खिलाफ आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट में क्रिमिनल या सिविल ऑफेंसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य, आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि कोई भी जो एमपी होता है या एमएलए होता है वो अपने हाउस के भीतर कुछ भी बोल जाता है जो आपको लगता है कि ये बयान जो है बिल्कुल गलत है, क्यों भाई, उसके पास पावर कहाँ से आई?
आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट। मतलब उसने संसद के भीतर क्या वोट दिया है, संसद के भीतर क्या बोला है, उसके लिए वो किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं है। किसी भी कोर्ट में जो है वो उस पर ऐसा नहीं कि आप किसी उसको कोर्ट में घसीट लेंगे, इसीलिए तो कुछ भी संसद के भीतर ही बोल जाते हैं। तो अनुच्छेद जहां बात करेंगे 105 में, तो संसद के भीतर कोई भी जो हमारे मंत्री जी होते हैं, इनके द्वारा कही गई बात, इनके द्वारा कही गई बात या इनके द्वारा दिया गया मत का मतलब है यहाँ पर वोट, ये इसके लिए किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं है, किसी भी कोर्ट में जो है जवाबदेही नहीं है। आप इसको कोर्ट में कुछ नहीं पूछ सकेंगे। ठीक इसको अपोजिट कर लीजिए 194 में, यहाँ संसद के भीतर था तो यहाँ आ जाएगा राज्य विधान या राज्य विधायिका, राज्य विधायिका स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधायिका के भीतर किसी भी एमएलए के द्वारा कही गई कोई भी बात या उसके द्वारा दिया गया मत किसी भी कोर्ट में जो है लायबल नहीं होता है। दोनों में अंतर क्या समझ रहे हैं आप लोग? अब ये थोड़ा डिटेल्ड कंसेप्ट चला जा रहा है, आपको इतना डिटेल पढ़ना नहीं है फिलहाल, पर सुन लीजिए कि अनुच्छेद 105 में कहा कि संसद के भीतर किसी मंत्री या किसी भी सदस्य के द्वारा क्या कहा गया, किस विषय में वोट दिया गया, किसी भी कोर्ट में जो है लायबल नहीं है, चैलेंजेबल नहीं है। ऑन द अदर साइड जो है सेम लिखा गया है राज्य विधायिका के लिए, लेकिन अनुच्छेद 194 में कंसेप्ट दोनों के सेम है, कंसेप्ट में जो है कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ तक की बातें मुझे दोहराइए बार बार, ठीक है? मेघना आप लोग भी बताते रहिए, रक्षा आप लोग बताएं कि क्या चीजें क्लियर हैं कि नहीं। अनुच्छेद 194, हाँ जी, अनुच्छेद 105 में संसद के भीतर बोली गई। हाँ, क्या हो रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। ठीक है, हाँ ऑब्वियस सी बात है। नहीं, सदस्यता रद्द तब होगा ना अगर उस पर आप लोग क्या कर दें, डिफेक्शन चार्ज कर दें। डिफेक्शन के कारण हो सकता है या उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए अंडर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अगर कोई ऐसी बात कही गई है जिसका वो उल्लंघन कर रहा है संसद की कार्रवाई के दौरान, तो उसको रद्द कर सकते हैं। अब वो सारी लिखा गया ना, लेकिन ये कहा गया है कि कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य जब संसद में कोई बात बोलते हैं या संसद के भीतर वोट देते हैं, तो उसके जवाब के रूप में आप जो है किसी भी कोर्ट में उन पर जो है चैलेंज नहीं कर सकता, लायबल नहीं होता है। हाँ, सदस्य से निष्कासित किया जा सकता है यदि वो अपनी पार्टी के खिलाफ चला जाए और पार्टी उसको जो है क्या कर दे, उस पर डिफेक्शन चार्ज लगा दे, तो हो सकता है उसको निष्कासित किया जा सकता है। हमारे जो हेड ऑफ दी लोकसभा और हेड ऑफ दी जो राज्यसभा होते हैं, इनके द्वारा इनको बिठाया जा सकता है। उसको हम लोगों ने जो है कहते हैं ना कि भाई आप जो है अपनी बातें बैठ जाइए, आप अपनी बातें रख दीजिए, लेकिन डायरेक्टली उसको जो है क्या नहीं कर सकते, आप लोग पूरे पार्टी से निष्कासित नहीं कर सकते। तो ये प्रावधान नहीं है उसके लिए कि आप जो है उनको निष्कासित कर दोगे जी। और कोई सवाल है? देन प्लीज गो फॉर इट। एनीवन एल्स? नो, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, पूरा अनुच्छेद 14 हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि एक लेंदी अनुच्छेद है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार वापस रिवाइज करते हुए चलेंगे क्योंकि ऐसा ना होना आप लोग बिल्कुल भूल जाएं। तो अनुच्छेद 14 में देखो, अगर आप ग्रुप सी के लिए पढ़ रहे हो तो तब तो आपने इतना ही पढ़ना है कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण अनुच्छेद 14 में। थोड़ा सा आप और डिटेल्ड जाकर पढ़ना चाहते हैं तो पहला कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कानून बनाते समय सभी व्यक्ति जो है बराबर होने चाहिए, उनका पद प्रतिष्ठा भले ही कुछ क्यों ना हो, राष्ट्रपति राज्यपाल इसके अपवाद है। दूसरे कंसेप्ट में कह रहा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष वर्ग के लिए क्या किया जा सकता है, कानून में रियायत दी जा सकती है, जिसमें मैंने 4 वर्ग आप लोग को बता दिए, ठीक है। और उसके बाद उनके एक्सेप्शंस के रूप में पार्लियामेंट के भीतर बोली गई बात या राज्य विधायिका के भीतर बोली या कही गई बात और दिया गया वोट, उसके लिए जो है लायबल नहीं होता किसी भी कोर्ट में कोई भी मंत्री जो उसके भीतर होते हैं, सदस्य जो होते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आपको ज़्यादा परेशान करेगी नहीं। अब आ जाओ एक और आर्टिकल्स की तरफ, आर्टिकल 15, एंड इसको अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मान लेना। काफ़ी दफ़े पूछा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है। पहले आप लोग बताओ क्या लिखा हुआ अनुच्छेद 15 में? नो, चलिए हेडिंग बनाइए। वेरी नाइस, ठीक कहा आपने। हेडिंग बना दो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स।
आपको मैंने नोट्स ऑलरेडी भेजे हैं, जिसके पास अभी नहीं पहुंचोगे वो मुझे परेशान कर देना कि हमें नोट्स दीजिए, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कुछ आधारों पर भेदभाव से निषेध, कुछ जो है ग्राउंड्स पर, कुछ आधारों पर भेदभाव से निषेध। अब आप अगर थोड़ा डीप पढ़े ना कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपको लगेगा कि कुछ आधारों पर छूट है, मतलब बाकी आधार पर हम भेदभाव कर लेते हैं, बाकी आधारों पर तो भेदभाव किया जा सकता है। पहले पढ़ते हैं किस ग्राउंड्स पर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझना, ये क्वेश्चन ना अब चेंज होने लग गया, उत्तराखंड का पैटर्न बदलने लग गया। वो ABCD ऐसे पूछने लग गया कि क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है। तो याद रखना हमारे पास में जो अनुच्छेद 15 है, उस अनुच्छेद 15 में कुल मिलाकर 5 क्या है इसके क्लॉजेज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, हमने सारे पढ़ने। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा अनुच्छेद 15(1). अनुच्छेद 15(1) में क्या लिखा है ध्यान से समझना। हमने हेडिंग पढ़ा कुछ आधारों पर भेदभाव से निषेध, निषेध मतलब रोकना, किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना। अनुच्छेद 15 में इन्हीं ग्राउंड्स को एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से वो ग्राउंड्स हैं जिस आधार पर क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इन ग्राउंड में 5 आधार आते हैं। सबसे पहला जो आधार आता है, अब मैं यहाँ पर ABCD करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला है जाति यानी कि कास्ट, दूसरा है धर्म यानी कि रिलीजन, तीसरा है मूल वंश यानी कि रेस, चौथा है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। चौथा है हमारे पास में दैट इज लिंग यानी कि सेक्स, और पांचवा आता है प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। बस ये 5 आधा ना, गलती से मैंने 6 लिख दिया शायद, ठीक है। फिर से सुनिए, अनुच्छेद 15 कहता है, अब वापस आ रहा हूँ, हाँ, किसी भी नागरिक से। अब यहाँ जरा मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, मुझे ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ शब्द लिखा है सिटीजन, मैंने यहाँ शब्द लिखा है नागरिक। मतलब मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि अनुच्छेद 15 क्या विदेशों के लिए भी है या सिर्फ भारतीयों के लिए है, तो आप लोग कहेंगे सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। अनुच्छेद 15, फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, अनुच्छेद 15 जो है सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय व्यक्ति के लिए, किसी विदेशी व्यक्ति के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ लिखा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 का एक लिखा हुआ, मैं रिपीट कर देता हूँ इस लाइन को, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति का धर्म हिंदू है, इस्लामिक है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, उससे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे। लेकिन मन में एक सवाल जग रहा है, ठीक है, मान लिया कि हम लोग जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ नहीं करना है ऐसा भेदभाव? भाई मैं अपने घर में कर सकता हूँ, मैं अपने घर में जिस व्यक्ति को बुलाना चाहूँ बुला सकता हूँ, जिस व्यक्ति को ना बुलाना चाहूँ ना बुला सकता हूँ। ये भेदभाव मैं कहाँ नहीं करूँगा, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है 15(2) में। मैं ज़रा डिटेल्ड जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना मेरी बातें। आर्टिकल 15(2) की जब बात की, मैंने 15(1) में लिखा ना कि 15(1) में लिखा गया कि किन आधारों पर आप भेदभाव नहीं करोगे, तो 15(2) में लिखा गया है कि ऐसा भेदभाव कहाँ नहीं होगा। तो ऐसा भेदभाव कहाँ नहीं होगा? सबसे पहले पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक स्थानों पर। सार्वजनिक स्थानों पर आप लोग कोई ऐसा क्या नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करेंगे। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे कि सार्वजनिक स्थान का मतलब क्या होता है, तो सार्वजनिक स्थान मत बताओ भाई, आपके लिए पब्लिक प्लेसेस क्या क्या है, जैसे अब कुछ नहीं बोलेंगे आप लोग। होटल्स में जाते तो होटल्स पब्लिक प्लेस है ना, मतलब होटल मेरे लिए भी है तो होटल इस्लामिक व्यक्ति के लिए भी है, होटल जो है सिख के लिए भी है, होटल जो है यहूदी के लिए भी है, तो होटल्स तो सबके लिए एक जैसा है। तो वहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते, तो होटल्स में ऐसा नहीं होगा। बाकी होटल रेस्टोरेंट सब इसी में शामिल होंगे ना, अब रेस्टोरेंट अलग से लिखूंगा वो कुछ नहीं, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, उसमें आ गया, राइट। इसके अलावा पब्लिक बाथ
पब्लिक बाथ समझना है तो पब्लिक घाट्स लिख लेना। अब जैसे अगर जो है होली गंगा में आप लोग जो है स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग आदि। इन आधारों पर जो है आप नहीं कर सकते हैं भेदभाव कहाँ पर, जो हमारे पास में पब्लिक बाथ्स होते हैं या पब्लिक स्नानागार होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में क्या आते हैं जी, टेम्पल्स, चलिए ठीक है। इसके अलावा हाँ बिल्कुल आपने सही कहा है, एंटरटेनमेंट के प्लेसेस जो हैं, एंटरटेनमेंट प्लेसेस बिल्कुल सही आपने कहा है, मनोरंजन के जो स्थान होते हैं। और मनोरंजन के स्थान में जैसे क्या आता है, जैसे सिनेमा हॉल है। अब भाई आपने भी गदर मूवी देखने जाना है तो आपसे सिर्फ वो हॉल टिकट मांगेगा, आधार कार्ड नहीं मांगेगा, या आपसे ये नहीं कहेगा कि आप सिर्फ तभी गदर मूवी देखो जब आप एक हिंदू हो। एक मुस्लिम व्यक्ति को गदर 2 देखने से रोक लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। भाई उसकी चॉइस है, उसको सनी देओल पसंद है, उसको देखनी है मूवी, राइट, या जो भी पसंद है पर उसको तो मूवी देखनी है। तो आप जो है पब्लिक प्लेसेस के साथ साथ में एंटरटेनमेंट प्लेसेस पर भी ऐसा भेदभाव नहीं करोगे। किस आधार पर? आधार मैंने ऑलरेडी लिख दिए थे। पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस में और क्या आता है, जैसे पार्क, पब्लिक पार्क्स जो होते हैं, पब्लिक पार्क्स आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक पार्क्स में आप जो है नहीं किसी व्यक्ति को रोक सकते हो। इसके अलावा मनोरंजन, हाँ वाटरफॉल, ये सब उसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। आप जो है स्नान के लिए जो है कहीं पर जा रहे हो तो ये सारा उसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा एंटरटेनमेंट प्लेस क्या हो सकता है, अभी मत कहना कि कसिनो नहीं जोड़ेंगे इसमें। और एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, वहाँ पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं ना आप, शिक्षण संस्थानों में जो है इस प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। तो बिल्कुल यही है, देखो आप लोग के पास जो आ रहा है ना, जैसे पब्लिक वेल्स हैं, भाई कुएँ होते हैं। अब शहरों में तो कहाँ कुएँ मिलेंगे, लेकिन टाउन्स में जो है कुएँ मिलते हैं। अब आप कुएँ से पानी भरने जा रहे हो और कह रहे जी नहीं, सिर्फ एक ही समुदाय का व्यक्ति जो है कुएँ से पानी भरेगा, दूसरे समुदाय का व्यक्ति नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, मेरी बात ध्यान से समझना। अनुच्छेद 15(1) ने कहा था, State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex और birth place यानी कि place of birth। दूसरे में कहा है, no citizen shall be subjected to any disability, liability, restriction or the condition on the grounds of access to shop। देखो दुकानों में, ठीक है, दुकानों में कैसे कर लेंगे, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ द पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो ऐसे प्लेसेस पर आप किसी भी व्यक्ति से क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात की है आपने, हम नहीं करेंगे भेदभाव, आपने कह दिया। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि संविधान के जो निर्माता हैं उन्होंने हमें कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने 15(1) और 15(2) में साफ साफ लिख दिया कि भाई किसी से भेदभाव मत करना, इन आधारों पर मत करना, इन प्लेसेस पर मत करना। लेकिन खुद ही उन्होंने 15(3) में लिख दिया कि भेदभाव कर सकते हैं। अब कहाँ वो भेदभाव करेंगे बता रहा हूँ, तो इसलिए पहले सुनना मुझे। 15(1) और 15(2) सुन लिया। अब जो हम लोग लिख रहे हैं ना वो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद, और अपवाद पता कौन कौन से? 15(3), 15(4) और 15(5), ये इसके एक्सेप्शंस है, ये इसके अपवाद हैं। पहले तो कह दिया डिस्क्रिमिनेट मत करना, बाद में अपवाद भी दे दिया। अब अपवाद क्या है, सुनो मेरी बात। 15(3) में लिखा है कि राज्य यदि चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा राज्य। अगर स्टेट चाहे तो स्टेट कैन मेक सम स्पेशल लॉज और सम जो है स्पेशल प्रोविजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड द वुमेन। और ये क्या है, डिस्क्रिमिनेट हो गया, क्योंकि आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि लिंग के आधार पर भेदभाव मत करना, तो आपने वुमेन को कह दिया। और जो है व्हाट अबाउट द मैन, ठीक है, समझ रहे हैं, ऑल द मैन, ठीक है आदर्श। तो भाई आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं करेंगे और दूसरी तरफ आपने भेदभाव कर दिया। मुझे फिर से सुनो, अनुच्छेद 15 में 2 जो है यहाँ पर वर्ग लिखना है, महिलाओं और बच्चों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध, इसको हम लोग स्पेशल प्रोविजंस कहते हैं, ठीक है इंग्लिश में। तो इसको जो है विशेष उपबंध आप लोग जो है इनके लिए बना सकते हो, यानी कि आप इनके लिए जो है एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो। जैसे मैं 2 उदाहरण देता हूँ, आप लोग समझे ध्यान से मेरी बात को। 2 उदाहरण देता हूँ। महिलाओं के लिए सर क्या स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं? आप लोगों ने पंचायत के नाम सुने हैं। पंचायतों में क्या होता है, पंचायतों में वुमेन्स को, महिलाओं को आरक्षण मिला है।
जब आप लोग 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ोगे ना पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, तो वैसे लिखा गया था कि टोटल सीट का कम से कम 33% आरक्षण जाना चाहिए महिलाओं को। लेकिन एक और चीज़ है, उत्तराखंड में 2008 के बाद महिलाओं को 50% तक की सीट जो है पंचायतों में आरक्षित की गई हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई पहले ही आरक्षित कर दिया महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को अगर जो है राजनीतिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं, तो इसमें डिस्क्रिमिनेट कैसा। तो हमने कहा तो जरूर भेदभाव मत करना, लेकिन महिलाओं के विकास के लिए, उनके जो है सशक्तिकरण के लिए आपने कह दिया कि उनको आरक्षण भी दिया जा सकता। तो ये 15 में सुविधा है कि नहीं। इसी प्रकार से बच्चों की बात करें, हमने कह दिया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आया और उसने लिखा कि 14 वर्ष तक के बालकों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। अब पता चले रमन मेरे पास आ जाए, मानसी मेरे पास आ जाए, आदर्श आप आ जाए, सभी लोग मेरे पास आ जाए, नहीं जब मैं मुफ्त में शिक्षा चाहिए, मुफ्त में शिक्षा चाहिए, मुफ्त में शिक्षा चाहिए, तो मैं बोलूँगा क्यों भाई। आप बोलोगे सर लिखा तो है अनुच्छेद 15(3) में कि महिलाओं और बच्चों को, 2 बच्चे होते हैं 14 साल की आयु तक के बच्चे, उनको फ्री और निःशुल्क सुविधा अगर दी जा रही है तो वो क्या है, वो भेदभाव नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 15(3) में कह दिया, 15(3) में कह दिया साफ साफ कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकेंगे। अब वहाँ मत कहना डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। आप झूला झूलने गए पब्लिक पार्क में और वहाँ लिखा था कि अलाउड है सिर्फ कितने 12 साल के बच्चों के लिए, और रमन जिद लगा के बैठे हुए नहीं जी मुझे झूला झूलना है, झूला झूलना है। और अगर उन्होंने मना किया तो बोलते हमारे सर ने बोला था इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी। वो बोलेंगे सर ने ये नहीं बताया कि राइट टू इक्वालिटी जो है ये कुछ केसेस में प्रोहिबिट भी हो सकता है, और इसका एक्सेप्शन खुद ही जो है दे दिया था। यहाँ पर समझ भी रहो मेरे कंसेप्ट को या नहीं, पक्का ना सभी लोग। चलो सुनो, 15(4) में एक और एक्सेप्शन जोड़ दिया इन्होंने। अब मेरी बात सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार शायद वीडियो वाले एग्जाम में या कुछ एक एग्जाम में पूछा गया था। 15(4) में लिखा गया है, पहले तो ये शब्द याद कर लेना आज के बाद, SEBC ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सोशली एंड एजुकेशनली। हम लोग यहाँ गलती से शायद इकोनॉमिकली सोच रहे थे, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ध्यान से समझना, हिंदी में क्या कहेंगे, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। दब तो नहीं रहना है ये स्क्रीन पे, दक्ष ऑनलाइन वाले बताइए। नहीं, चलिए ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 लिखा है, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। बस यही तो कहा मैंने कि जो हमारे पास में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, इसके जो नागरिक हैं, इसके जो सिटीजन्स हैं, इन सिटीजन्स के लिए अगर राज्य चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। आप इनके लिए स्पेशल प्रावधान बना सकते हैं। और इसमें भी अगर हम लोग बात करें सोशल एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उसमें भी कौन शामिल होंगे, SC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी। आप SCs STs के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं जो कि बाकियों से भिन्न। तो फिर ये तो फिर से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। आपने कहा था ना कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं करेंगे और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल लॉ बनाएंगे। ठीक है, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम लोग कुछ भिन्न तरीके से कानून या प्रावधान बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन मैंने हमेशा कहा इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि भाई जिस तरीके से जो है प्रारंभ में हम लोग SC ST कम्युनिटी के साथ भेदभाव देखे थे सोसाइटी में, तो उसके हिसाब से उनको शायद आरक्षण देना जो है लाभदायी था। अभी आरक्षण पे मत आना, आरक्षण वाला हम लोग अनुच्छेद 16 में पढ़ेंगे। अभी हम लोग अनुच्छेद 15 के भीतर पढ़ रहे हैं। फिर से सुनना, मैं दोहरा देता हूँ इस बात को कि अनुच्छेद 15 ने लिखा कि राज्य यदि चाहे तो सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC ST समुदाय से जो है शैक्षणिक रूप से या सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकेगी, उनके एडवांसमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए। अब वो क्या प्रावधान करेगी वो अलग चीज़ है। एक और सुनिए फिर, सर जब अनुच्छेद 15(4) में ये लिखा गया है तो फिर 15(5) में क्या लिखा गया है, फिर से इस लाइन को कॉपी पेस्ट करते हैं। इसमें भी SEBC की बात की गई है, इसमें भी सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं, लेकिन इनको अब क्या दिया गया है, इनको दिया गया है, अब मैं डायरेक्टली इसको चाहूँ तो आरक्षण भी लिख सकता हूँ। चलो मैं लिख लेता हूँ इसको रिजर्वेशन।
लेकिन एक बात बोलूं, रिजर्वेशन इन व्हाट, रिजर्वेशन इन एडमिशन, कहां पर, एट गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यहां पता क्यों कंफ्यूज होते हैं हम लोग, कई लोग कहते हैं जी आरक्षण की शुरुआत हो गई अनुच्छेद 15(5) में, नहीं, अनुच्छेद 15(5) में जो है इनको क्या दिए गए हैं, विशेष उपबंध के रूप में आरक्षित किया गया है कि आप अगर कहीं पर प्रवेश लेते हैं, सिर्फ एडमिशन में याद रखना, प्रवेश में जो है आरक्षण की सुविधा अनुच्छेद 15(5) में की गई है। ये वो आरक्षण नहीं है जो नौकरियों के लिए मिलता है, नौकरियों का आरक्षण अनुच्छेद 16 में जाएगा। मेरी बात फिर से समझिए, फिर से मैं इस बात को दोहरा दे रहा हूँ कि अनुच्छेद 15(5) में लिखा गया है कि राज्य के द्वारा ऐसे उपबंध किए जाएं, ऐसे प्रावधान किए जाएं जो कि समाज में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC ST एंड यहाँ पर OBC भी बाद में जुड़ जाएगा, तो इनके लिए क्या देंगे, प्रवेश के दौरान आरक्षण देंगे। सब लोगों ने कॉलेज किया है, कॉलेज में मेरिट लिस्ट लगती है, मेरिट में जनरल कैटेगरी के व्यक्ति का अगर लास्ट मेरिट 90 है तो हो सकता है कि SC ST कम्युनिटी का जो है 85 86 हो जाए, तो तब आप ये ऐसा क्यों नहीं कहते जी ये तो भेदभाव है, क्योंकि भाई उनको साफ साफ अनुच्छेद 15 ने कह दिया कि जब भी आप जो है किसी संस्थान में एडमिशन के लिए जाओगे तो एडमिशन में आपको क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। कहाँ लिखा है, 15(5) में लिखा है। अभी तक जो बातें मैं बताने का प्रयास किया हूँ, कोई परेशान हो रहा है तो बताओ। अनुच्छेद 15(5) की एक बार मैं लाइन पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में, जो हमारे पास में नोट्स है, ठीक है, ध्यान से समझना। द स्टेट इज एम्पावर्ड to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste or the scheduled tribes regarding their admission, पांचवा पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, regarding their admission to educational institutions including private educational institutions also। यानी कि कहने का तात्पर्य यूँ समझ लीजिए कि जब भी आप जो है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने जाओ तो वहाँ पर आपको आरक्षण की सुविधा दी जाएगी, प्राइवेट कोचिंग सेंटर में नहीं, ठीक है। तो उनको जो है आरक्षण की जो है सुविधा, आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी प्रवेश के दौरान। प्रवेश में आपको जो है आरक्षण मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास लिमिटेड 50 सीटें हैं तो आप बोलेंगे जी 50 सीटों में से इतना रेशो SC ST के लिए भी होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है, तो वो क्या है, उनकी सीटों का आरक्षण है, वो कोई फी में कंसेशन नहीं है, वो कोई जो है नौकरियों में आरक्षण नहीं है, वो अलग हम लोग 16 में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोगों ने बात की कि आप जो है प्रवेश यदि चाहते हो तो प्रवेश में आपको जो है आरक्षण दिया जाएगा। एक बार मैं इनसे भी मिल लूँ, माही है, मेघना है, ठीक है, ओके गाइस, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं, बहुत हेक्टिक तो नहीं हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। पंद्रह 3 और 15(2, 15(3) और 15(4 फिर से बताना है। एक काम करता हूँ, मैं सारे ही फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, अब वन लाइनर में दोहराऊंगा, इतना डिटेल नहीं, ठीक है। चलो सुनो, अनुच्छेद 15 का पहले हेडिंग याद करो। अनुच्छेद 15 लिखा है कि कुछ आधारों पर भेदभाव से निषेध, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो 15(1) में लिखा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ, 15(1) बता रहा हूँ, कि किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार, 5 आधार हो गए, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(1) खत्म। 15(2) में लिखा है ऐसा भेदभाव सार्वजनिक स्थानों, मनोरंजन के स्थानों यानी कि रेस्टोरेंट, होटल, कुएं, ठीक है, या जो है पब्लिक बाथ्स, टेम्पल्स, इन स्थानों पर नहीं किया जाएगा। 15(2). 15(3) में लिखा कि राज्य यदि चाहे, राज्य सरकार यदि चाहे तो महिलाओं और बच्चों के हितों के लिए, एडवांसमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए कुछ स्पेशल कानून बना सकती है, स्पेशल प्रावधान बना सकती है। मैंने 2 उदाहरण दिए थे कि ऐसे ऐसे कानून बनाए थे। 15(4) में लिखा है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, जिसमें SC ST समुदाय शामिल होता है, इनके जो है एडवांसमेंट के लिए विशेष प्रकार के उपबंध कर सकेगी। और 15(5) में लिखा कि राज्य यदि चाहे तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, फिर से SC ST समुदाय, OBC समुदाय को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के दौरान आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, और ऐसा हुआ भी। आप जानते हैं कि OBC के लिए जो है 27% आरक्षण की सुविधा की गई है एडमिशन के दौरान।
27% की जो है ओबीसी की सीटें जो है वहाँ पर रखे जाने की बात की गई है, और ये जो है सेंट्रल एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे ना, उनके भीतर जो है ऐसे प्रावधान किए गए थे। प्याली, अभी आपको जवाब मिला या कुछ कन्फ्यूज़न है स्टिल? जल्दी से बताएं। श्योर ऑल ऑफ यू? ऑल गुड? ऑल गुड, नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आता है ना, कोटा मिलता है, और कोटा में जैसे मैंने कहा 27% कोटा ओबीसी जो कैटेगरी है उसको दिया जाता है ना, ओबीसीज़ को 15% एससीज़ को मिलता है, और 7.5% लगभग एसटी कम्युनिटी जो है उसको मिलता है ना, आरक्षण मिलता है एडमिशन के दौरान में। तो ये हमारा अनुच्छेद 15 भी कंप्लीट है। अभी तक 2 बड़े आर्टिकल्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। दोनों में अगर 1% भी डाउट है तो बताओ, अगर ये क्लियर है तो फिर मैं अनुच्छेद 16 पे जा रहा हूँ। और आज आपका एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, मैंने शायद यूट्यूब पे डाला होगा पहले कि, हाँ जी दक्ष, हाँ हाँ देखो, संसद तो कानून कुछ भी बना सकते है, लेकिन संसद ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि भाई अगर तुरंत आरक्षण की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी तो समाज में ऑब्वियस सी बात है जो आरक्षित समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा जो है आवाज़ उठाई जाएगी। ठीक है, उनके द्वारा जो, अब एक चीज़ बताओ, मुझे अगर कोई फैसिलिटीज़ मिले और अचानक से बंद हो जाए तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, राइट? तो उसमें क्या होता है ना कि अभी भी जो है आरक्षण, कब से लोग मुद्दा छेड़े हुए हैं कि आरक्षण बंद करो, आरक्षण बंद करो, लेकिन वास्तव में क्या सही में आरक्षण बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो एक डिबेट का एक अच्छा टॉपिक है। तो संसद कानून लाकर बंद भी कर सकती है, रेगुलर चालू भी रख सकती है, वो तो डिपेंड करता है ना कि सरकार की क्या पहल है, सरकार क्या सोचना चाह रही है। तो वो तो बिल्कुल है भाई, सरकार है वो कर सकती है। आपका आज का होमवर्क है, आप सब लोगों ने कल मुझे बताना है क्रीमी लेयर क्या है, और ऐसा नहीं कंजूसी मत करना, मैं आपसे कॉपी चेक करूंगा, मुझे ऑनलाइन भेज देना, ठीक है, या कल मैं आके चेक करूंगा शाम को। छुट्टी नहीं करनी, आप लोग छुट्टी कर रहे हो। पढ़ा दिया? पॉलिटी तो है, नहीं पॉलिटी वाले सेशन में नहीं, कल का मतलब कल चेक होना है, इसने कल चेक करना है, इतना लंबा समय थोड़े ना दूंगा आपको। अब पॉलिटी हमारी कब चलेगी? पॉलिटी हमारी सीधे बुधवार को चलेगी, तो ऐसा नहीं कि बुधवार को तक मैं वेट करूंगा। देखो, क्रीमी लेयर कुछ नहीं है, एक ऐसी परत है, एक ऐसी लेयर है, एक ऐसी बाउंड्री है जिस बाउंड्री को छूते ही जिस व्यक्ति को SC ST के अंतर्गत रिजर्वेशन मिलता था वो खत्म हो जाएगा। मतलब ये रिजर्वेशन की एंड लाइन है, जिसके बाद रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन कब मिला था, आरक्षण कब मिला था, ये मैं इसलिए अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे अनुच्छेद 16 पढ़ाने, तो फिर आरक्षण के बाद इसमें क्रीमी लेयर पे आएंगे। क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत आया था ना, वो आरक्षण का जो सिद्धांत था उसको समाप्त करने की क्या है, विधि है। क्रीमी लेयर मतलब जैसे मान लो भाई फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऑफिसर हैं और वो डिमांड करें कि जी हम तो OBC SC वाले कैटेगरी में हमें आरक्षण चाहिए, हमारे बच्चों को आरक्षण चाहिए, तो कैसे मिल जाएंगे? राष्ट्रपति बैठे हुए, उपराष्ट्रपति बैठे हुए और कह दें कि हमें आरक्षण दो, तो क्या ये जायज़ है? नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने वो लेयर पार कर दिए जो वो एक सीमा थी ना कि इसके नीचे के लोग जो है ये OBC में है, तो वो सीमा जैसे ही पार हो गए तो वो सीमा क्रीमी लेयर आएगी। अब वो क्या है आपने डिटेल में बताना है ना, कितना उसमें अमाउंट रखा गया है, 9 लाख है, 15 लाख है, 12 लाख है, कितना एक्सटेंड करने की बात चल रही है। अभी वर्तमान में सरकार ने प्रपोजल क्या रखा है, दिस इज़ योर होमवर्क। एक और आर्टिकल की शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा आज पढ़ लेंगे, थोड़ा अगली क्लास में पढ़ लेंगे। थके तो नहीं हो ना? कुछ लोग कह रहे हैं थक गए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। आर्टिकल 16 क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा सुन लेते हैं। अभी कितना टाइम हुआ, टाइम बताओ? अभी तो 1 आवर ही हुआ शायद, 6-8, हाँ तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। चलिए आ जाइए। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में लोक नियोजन, लोक नियोजन मतलब होता है सरकारी नौकरियां, राइट? लोक नियोजन में समानता का अवसर, लोक नियोजन में समानता का अवसर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है,
लोक नियोजन में अवसर की समानता या लोक नियोजन में समानता का जो अवसर मिलेगा, इसके बारे में अनुच्छेद 16 में लिखा गया है। ठीक है, अब जरा सुनिए, कोई व्यक्ति सिख है, कोई व्यक्ति मुस्लिम है, कोई व्यक्ति हिंदू है, क्या इस आधार पर सरकारी नौकरियों में रोक दें? क्या कोई सरकारी नौकरी में कोई इस्लामिक व्यक्ति नहीं है? खुद सोचो, क्या उत्तराखंड में किसी सरकारी पद पर कोई मुस्लिम व्यक्ति है कि नहीं? ऑब्वियस बात है, होगा। क्या कोई सिख व्यक्ति है कि नहीं? होगा। तो हमने ये क्या कहा, देखो ग्राउंड सेम रखना, उसमें बल्कि मैं 2 ऐड कराऊंगा। अनुच्छेद 16 ने साफ साफ लिखा है कि भारत के किसी भी नागरिक को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ऐसा भेदभाव कितने आधारों पर? 7 आधारों पर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में 5 आधार पढ़े थे, वो रिपीट होंगे। जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, ये तो सेम रहेंगे। इनके साथ जुड़ना ओरिजिन, उद्भव, ओरिजिन मतलब उद्भव, और निवास के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में, लोक नियोजन में रोका नहीं जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर से सुनो, देश के प्रत्येक नागरिक को केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर एम्प्लॉयमेंट में यानी कि लोक नियोजन में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ये अनुच्छेद 16 में लिखी गई बात है, और अनुच्छेद 16 में जो ये बात है, इसको मुझे पता है आपके चेहरे भी ढल गए हैं और समय भी हो गया है, तो इसको अगले सेशन में हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या ना, मैं इस क्लास में लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, तो 1 घंटा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और नोट्स मैं आपको दिया हूँ, उन नोट्स को घर पर मत रखो, उसकी कॉपी लाओ ना, एक फोटो कॉपी कराओ और साथ में रखो। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करो, हाईलाइट करो, वरना फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, राम जी ने कथा सुनाई और हो गया जी कथा खत्म, वो नहीं करना है। तो थोड़ा सा उसको नोट भी करना है, हाईलाइट करना है। एक हाईलाइटर रखो अपने पास में, और वो नोट्स अपने पास में रखो। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो नियुक्तियों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मैंने 7 आपको ग्राउंड्स बताए हैं, 7 मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आधा सेशन हो गया, फिर आधे में छोड़ देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो इस वजह से। ठीक है, कुछ और पूछना तो बताओ। किसी ने पूछना है? नहीं? दक्ष, आप लोगों का कोई सवाल है ऑनलाइन में? अच्छा, इस सेशन को समझ भी पा रहे हो कि नहीं? ये लिखवाना आपको लग रहा है कि नहीं नेसेसरी है? हाँ, PDF से ना करना जरूर है, मेहनत है ना। चलिए, सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। ठीक है, आज के लिए बस यही सारी बातें हम लोग रखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में एक और हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे टॉपिक अनुच्छेद 16, 17, 18 क्या, और थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, समझने का भी प्रयास करो, लिखने का भी प्रयास करो, तो आराम से हमारा हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं आपका। ऑन द अदर साइड कौन सा चल रहा है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एक तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ पॉलिटी चल रहा है, तो दोनों आपके GS के सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। हाँ, समय लगेगा। अगला जो पॉलिटी का सेशन रहेगा वो हमारा कब आने वाला है? नेक्स्ट थर्सडे को, थर्सडे एंड फ्राइडे ना 2 दिन, तो नेक्स्ट थर्सडे को हम लोगों का अगला पॉलिटी का सेशन है। तो ऑनलाइन वाले भी इसलिए बहुत वेट करते हैं ना, जो यूट्यूब वाले हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अभी पॉलिटी की सीरीज़ डाल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए उस पर भी हम लोग काम करेंगे, उस पर भी बेहतर ढंग से सारी लाइव क्लासेस देने का प्रयास करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।